जय हिंद मेरे साथियों। चलिए आज हम लोग मगध शुरू करने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मगध को आगे बढ़ाने में जो तीन राजवंशों का सबसे बड़ा योगदान था वो तीन ये थे: हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। जैसे ही ये तीन राजवंश खत्म होते हैं तो मगध पर मौर्य वंश का शासन आरंभ हो जाता है। तो मौर्य वंश को पढ़ने से पहले बेहतर है कि हम सभी हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जान लेते हैं। तो मगध पर शासन करने के लिए जो पहला वंश है वो हर्यंक वंश है, दूसरा शिशुनाग वंश है और तीसरा नंद वंश है। अगर आप चाहे तो ये तीनों को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, हसीना। दोस्तों ह से हर्यंक वंश याद कर सकते हैं, सी से शिशुनाग वंश याद कर सकते हैं और ना से नंद वंश याद कर सकते हैं। तो पहले हम सभी हर्यंक वंश के बारे में जानते हैं। दोस्तों हर्यंक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार का एक अन्य नाम श्रेणिक भी कहीं कहीं किताबों में देखने को मिलता है। बिंबिसार ने 544 बीसी यानी कि 544 ईसा पूर्व में हर्यंक वंश का स्थापना किया था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को रखा, जिसे आज हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। और यह बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलने वाला था। दोस्तों बिंबिसार एक ऐसा शासक था जिसने अपनी साम्राज्य को विस्तार करने के लिए दो नीति अपनाया। एक नीति था विवाह नीति और दूसरा नीति था युद्ध नीति। यानी कि ये शासक अपनी साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कहीं पर विवाह करके अपने साम्राज्य को विस्तार करता था, तो कहीं पर युद्ध करके और वहां के शासक को पराजित करके वहां के राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। तो इसने अपने साम्राज्य विस्तार में विवाह नीति के क्रम में सबसे पहला विवाह लिच्छवी की राजकुमारी चिलना से किया और चिलना से एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम अजातशत्रु था, जो कि इसका अगला शासक होगा। इसके बाद इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से भी विवाह किया और उनसे विवाह करके काशी को दहेज में लिया। इस प्रकार काशी भी मगध का हिस्सा बन गया। इसी क्रम में इसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया और वहां के राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। युद्ध नीति के क्रम में बिंबिसार ने अंग राजा ब्रह्मदत्त को हरा करके अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर बना दिया। इस प्रकार देखा जाता है कि बिंबिसार अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विवाह नीति का भी और युद्ध नीति का भी उपयोग होता है। बिंबिसार ने एक काम और किया कि इनके प्रसिद्ध दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे। तो एक बार की बात है कि जो अवंती के शासक थे चंद्र प्रद्योत, वो पीलिया रोग से ग्रसित हो गए। तो अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत को इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को वहां भेजा और जीवक ने जाकर के चंद्र प्रद्योत को ठीक भी कर दिया। तो मगध का संबंध अवंती से भी अच्छा हो गया। इसके बाद बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है। अब दोस्तों देखते हैं हर्यंक वंश का अगला शासक अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया। तो अजातशत्रु का एक नाम कुनिक भी है और एक नाम पितृहंता, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये पिता की हत्या करने वाला था, तो इसे पितृहंता कहना उचित ही होगा। तो इसका नाम पितृहंता और कुनिक है। इसने मगध की गद्दी पर 492 ईसा पूर्व में बैठा, जब ये पिता को मार चुका था। जब ये पिता को मार दिया तो अब ये मगध की गद्दी पर बैठ गया, ऐसा माना जाता है दोस्तों। या कहीं कहीं पर इतिहासकारों ने इस बात का जिक्र भी किया है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की कहने पर किया। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर ही अपने पिता की हत्या किया था। और अजातशत्रु के समय में वैशाली, जो कि मगध का ही हिस्सा हुआ करता था, वो स्वतंत्र हो गया। तो अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए रथ, मुसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया और अंत में वैशाली को मगध का हिस्सा बना लिया। इसके बाद
इसकी भी हत्या इसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी जाती है। कहा गया जैसी करनी वैसी भरनी, यानी अजात शत्रु ने अपने पिता को मारकर मगध की गद्दी को हासिल किया, तो फिर अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने इसको मार दिया। यानी यह प्रक्रिया इस वंश में चलती रही है, इसलिए कहीं कहीं पर हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। फिर दोस्तों देखते हैं कि जब अजात शत्रु का अंत हो जाता है तो अजात शत्रु का पुत्र उदयन गद्दी पर बैठता है। उदयन 461 बीसी यानी 461 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठता है और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। फिर दोस्तों उदयन गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर बसाता है जिसका नाम पाटलिपुत्र होता है। यानी पाटलिपुत्र की स्थापना, जिसको आज हम पटना कहते हैं, उसकी स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी और उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्र कर दिया। इसका कारण यह था दोस्तों कि राजगीर में कोई बंदरगाह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो पाटलिपुत्र था वो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था, तो यहां से व्यापार करने के लिए बंदरगाह बनाए जा सकते हैं और व्यापार का कार्य सुलभ हो सकता है। दोस्तों इसे भी पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि इसने भी अपने पिता की हत्या किया था, इसे भी पितृहंता कहना उचित होगा। और इस वंश का अगला शासक नागदशक होता है, हर्यंक वंश का, जिसकी हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है और इस पर मगध पर अगला शासक शिशुनाग वंश का हो जाता है, हर्यंक वंश समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश को समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।